हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो 9th आईसीएससी की लेक्चर सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए सिंपल पेंडुलम पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम का पार्ट 2। अब पार्ट 2 की शुरुआत कहां से होगी बेटा, ध्यान दें। सबसे पहले पार्ट 2 की शुरुआत होगी सबसे पहले एक्सप्रेशन of time period of simple pendulum। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है तो इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है t = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। यहां पर 2 क्या है, 2 है, पाई क्या है, पाई है, L क्या है, L को हम कहेंगे इफेक्टिव लेंथ, L को हम कहेंगे इफेक्टिव लेंथ, और G को क्या कहेंगे, G को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन सभी बच्चों को अपने दिमाग में रखना है। अभी सी एक्सरसाइज के जब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है। F = 1/t के साथ साथ, है ना। ये दोनों फॉर्मूले पर ही आपकी पूरी 1C एक्सरसाइज बेस्ड है, ध्यान से समझिएगा इसे। अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम क्या करें, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो t स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4, पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा L अपॉन G। तो ये भी इस फॉर्मूले की एक दूसरी फॉर्म है, एक दूसरा रूप है। कहीं कहीं हम इसे यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं हम इसे यूज कर लेते हैं, एज पर द क्वेश्चन। ठीक, नोट कर लें जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को अफेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा होगा आपको। मैं फॉर्मूला यहां साइड में लिख भी देता हूं। देखो, टाइम पीरियड को वही अफेक्ट कर सकता है जो इसके फॉर्मूले में आ रहा है। यानी अगर देखा जाए यहां पर, तो t की वैल्यू कब चेंज हो सकती है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर। t की वैल्यू तब चेंज हो सकती है जब या तो L की वैल्यू चेंज हो या तो G की वैल्यू चेंज हो। भाई 2 और पाई तो चेंज हो नहीं सकते, कांस्टेंट है। तो जब L की वैल्यू चेंज होगी, G की वैल्यू चेंज होगी, तभी t की वैल्यू चेंज होगी। और अगर आप एक चीज और यहां पर नोटिस कर पाओ, तो t और L ये दोनों भाई न्यूमरेटर में है ना, और G एज कंपेयर्ड टू t डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट L के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दोनों साइड जो आने वाले चेंजेस होंगे वो एक जैसे होंगे। यानी अगर हम L की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो t की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर L की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो t की वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी दोनों तरफ आने वाले चेंजेस एक जैसे हैं। और यहीं से अगर दूसरा फैक्टर आप देख पाओ, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट G है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ आने वाले जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इनवर्स हैं एक दूसरे के, उल्टे हैं। यानी अगर आप G को बढ़ाओगे तो t की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अपनी एक्सरसाइज में जहां G की वैल्यू को ऑल्टर किया गया है और वहां t की वैल्यू बदल जाएगी।
अगर मैं क्वेश्चन ही बताना चाहूं तो आप 1C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एक बार चेक कर लेना, है ना, जिन बच्चों के पास कंसाइज होगी, वहां पर जी की वैल्यू को ऑल्टर किया गया है। क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल पेंडुलम को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है, वो इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा। खैर अभी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको करेंगे। फिलहाल ये बात ध्यान से समझिए कि दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, उसे इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा? फैक्टर नंबर 1 है इफेक्टिव लेंथ, फैक्टर नंबर 2 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अरे भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बात खत्म। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। सो आइदर यू राइट दिस और यू राइट दिस, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक, जो जो चीजें फॉर्मूले में आ रही हैं वही टाइम पीरियड को इफेक्ट करेंगी, रेस्ट टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, नोट कर ले बेटा। आगे समझो। अब देखो, इसके बाद बिल्कुल अल्ट्रा प्रोमैक्स सुपर इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग टाइम पीरियड, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा। फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग टाइम पीरियड, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करते किसी सिंपल पेंडुलम के? सबसे पहला फैक्टर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये बात तो सही है। अगर यहां पर हम एक पेंडुलम बना दें, रिजिड सपोर्ट बोलते हैं इसको, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है मासलेस स्ट्रिंग और ये है हैवी मास, या इसी को हम लोग आसान भाषा में बॉब बोलते हैं। जब आप इसको किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाओगे और वहां से रिलीज करोगे तो सिंपल सी बात है ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुई तो थोड़ा समझिए इस बात को, एम्पलीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन ये है, एक्सट्रीम पोजीशन ये है, मीन से एक्सट्रीम तक की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, तो ये हुआ एम्पलीट्यूड, ओके वेरी गुड, ये हुआ एम्पलीट्यूड। अब एक बात बताओ, अगर हम इस बॉब को शुरुआत में ही और दूर ले गए होते, रिलेट करिएगा सभी लोग, अगर इस बॉब को शुरुआत में ही और दूर ले गए होते तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होता, बिल्कुल होता। एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होता तो ये बॉब उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ मीन पोजीशन की तरफ आता कि ना आता? अरे भाई, जो चीज जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी वो उतनी ही तेजी से तो नीचे आएगी ना। मतलब आप इसे खींच के जितना ऊपर ले जाओगे उतनी ही तेजी से वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अगर आपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो स्पीड भी तो इंक्रीज हो गई, इसीलिए टाइम कांस्टेंट रहा। भाई आपने डिस्टेंस बढ़ाया, स्पीड भी बढ़ गई, इसलिए टाइम कांस्टेंट रहा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन चाहे जितना ज्यादा हो, इससे टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ध्यान से समझना, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन चाहे जितना ज्यादा हो, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, दूसरा फैक्टर, फिगर हटाना पड़ेगा भाई, जो बनाना चाहे वीडियो पॉज करके बना लेना। दूसरा, मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, यानी बॉब चाहे जितना भारी हो चाहे जितना हल्का हो, बॉब चाहे जितना भारी हो चाहे जितना हल्का हो, टाइम पीरियड से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, जैसे अगर हमने यहां पर रिजिड सपोर्ट बनाया, ये बॉब
तो बॉब का मास आप चाहे बढ़ा ही दो, बॉब को चाहे जितना ही भारी क्यों ना कर दो, ये बॉब उतने ही टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करता रहेगा। यानी कि दो फैक्टर्स ऐसे हैं, पहला है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, दूसरा है मास ऑफ द बॉब। ये दोनों ही टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अल्ट्रा प्रो मैक्स सुपर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, ध्यान से समझना। ठीक, चलो नोट कर लो इसे। अब एक छोटा सा टॉपिक और उसके बाद हम लोग बढ़ चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक, लास्ट टॉपिक हमें समझना है सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्या है भाई? सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है, इट इज अ सिंपल पेंडुलम, इट इज अ सिंपल पेंडुलम whose time period, it is a simple pendulum whose time period is of 2 seconds। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितनी देर का होता है? जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड का, उसे हम कहते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक, अच्छा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में, जैसे इसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड का है, आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 1/t से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, दैट इज 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब हुआ 0.5 हर्ट्ज। यानी कि जो सेकेंड्स पेंडुलम है, सेकेंड्स पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी होगी? सेकेंड्स पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होगी 0.5 हर्ट्ज। नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, जहां पर g की वैल्यू, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, वहां पर जो लेंथ होगी, और लेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ होता है, जहां पर g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, वहां पर इफेक्टिव लेंथ लगभग कितनी निकल के आती है? 1 मीटर, है ना? ये अप्रॉक्स है भाई, एग्जैक्ट नहीं है, याद रखना, है ना? तो कुछ एडिशनल बातें हैं सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में, इसे आप नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।